हेलो मित्रों, वेलकम माय चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा स्टोरी कहानी सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं और इससे हमें क्या सीख मिलती है। जो हम कोई भी चीज़ को जो हम निर्णय लेते हैं या किसी को हम डिसीजन देते हैं तो बिना जाने समझे ले लेते हैं, उसका कितना बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ता है। या फिर हम न्याय करते हैं तो न्याय हमें किस ढंग से करना चाहिए, किस बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए और उसी हिसाब से हमें अपनी न्याय करनी चाहिए। यदि हम इस बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हो सकता है इसका बहुत बड़ा खामियाजा हमें उठाना पड़ जाता है। ठीक उसी से जुड़ा हुआ एक कहानी है जिस कहानी का शीर्षक है हिमसुक। यह कहानी बहुत ही रोचक है और इसके लेखक शंकर हैं, जो हमारे पाठ्य पुस्तक किसलय में संकलित है। तो बिना देर किए हुए हम कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जो अवध अयोध्या में एक राजा राज किया करते थे। अवध यानी जहां किसी का वध नहीं किया गया हो, तभी उसका नाम अवध था। यानी अयोध्या, जहां कोई युद्ध नहीं हुई हो। साकेत उसी का नाम है। अवध, अयोध्या, साकेत। जो धरती पर ही स्वर्ग हो उसे ही तो साकेत कहते हैं। बस वहीं से जुड़ा हुआ यह कहानी है। तो हाँ, एक राजा राज करते थे। उनके 3 लड़के थे। तीनों बहुत ही बुद्धिमान, पढ़े लिखे, गुणी थे। एक दिन राजा ने अपने तीनों राजकुमारों को परीक्षा लेने के लिए सोचा और तब उन्होंने तीनों को बुलाया। वह जानना चाहते थे कि किसी दोषी को सजा देने के मामले में उन तीनों का क्या विचार है, क्या राय है, क्या सोचता है तीनों। वह राजा इसलिए चाहते थे जो उसी के हिसाब से हम अपने उत्तराधिकारी या युवराज को चुनेंगे। तो उन्होंने बुलाया और मान लो उन्होंने कहा, अगर मैं अपनी जीवन और सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी किसी को सौंप दूं और वह व्यक्ति विश्वासघाती निकले तो उसे क्या सजा दी जानी चाहिए, यह राजा का प्रश्न था। तो सबसे बड़े लड़के ने उत्तर दिया, कहा, ऐसे आदमी की गर्दन फौरन धड़ से अलग कर देनी चाहिए। डायरेक्ट यह जवाब दे दिया बड़ा लड़का। ठीक दूसरे लड़के ने कहा वही बात, जो मेरा भी यही विचार है, जैसे आदमी को मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए, क्योंकि यह धोखेबाज है। इसके साथ किसी भी तरह का मरम्मत नहीं करनी चाहिए। उसके साथ किसी तरह की दया दिखानी नहीं चाहिए। तीसरा लड़का चुप बैठा रहा, वह चुपचाप सुनता रहा। तो पिता ने कहा, क्या बात है मेरे बेटे, तुम कुछ नहीं बोले, तुम्हारा क्या विचार है इस पर। तो तीसरा लड़का कहता है, जो महाराज छोटे राजकुमार ने कहा, जो महाराज यह सच है कि ऐसे कसूर की सजा मौत के सिवा और कुछ नहीं हो सकती है, लेकिन सजा देने से पहले यह बात साफ साफ और पूरी तरह से साबित हो जानी चाहिए कि वह सचमुच ही दोषी है भी या नहीं। इसका तहकीकात कर लेनी चाहिए थी, तभी उसको सजा देनी चाहिए। यानी तब पिताजी ने कहा, यानी तुम्हारे विचार से ऐसा न किया गया तो निर्दोष आदमी भी मारा जा सकता है। सजा राजा यह बात पूछा तो राजकुमार ने कहा, जी ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ऐसा कहकर राजकुमार ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने सुनाया, जो विदर्भ देश के राजा के पास एक अनोखा तोता रहता था। उस तोते का नाम था हिमसुक।
वह महल में पालतू पक्षी की तरह रहता था। हिमसुक बड़ा चतुर था। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, कई भाषाओं में बातें कर सकता था। बुद्धिमान इतना था कि अक्सर राजा भी महत्वपूर्ण मामलों में उसकी राय लिया करते थे। हिमसुक पिंजरे में नहीं रहता था, वह खुला रहता था। वह अपनी इच्छा के अनुसार आजादी से घूमता रहता था। एक दिन सवेरे सवेरे वह उड़कर जंगल की ओर निकल गया। वहां संयोग से उसकी भेंट उसके अपने पिताजी से हो गई। तो पिताजी ने कहा, तुमसे मिलकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलकर इतनी ही प्रसन्न होगी। क्या तुम 2-4 दिन के लिए घर नहीं चल सकते मेरे साथ? घर आने की तो बात ठीक है, मुझे भी बड़ी इच्छा होती है, यह हिमसुक ने कहा, मगर इसके लिए मुझे राजा से अनुमति लेनी पड़ेगी, आज्ञा लेनी पड़ेगी। यह हिमसुक का जवाब था। तो हिमसुक क्या किया, वापस महल की ओर आया और जाकर राजा के घर जाने की आज्ञा मांगी। राजा से पूछा कि मैं अपनी घर जाना चाहता हूँ, इस पर आपकी क्या आज्ञा है? शुरू में तो राजा ने उसे जाने देने के लिए राजी नहीं हुआ। वह हिमसुक को बहुत मानता था, बहुत प्यार करता था और अपने से अलग नहीं करना चाहता था। पर अंत में वह राजा मान गया। उसने हिमसुक को घर जाने की अनुमति दे दी और कहा कि तुम घर जाकर अपने माँ बाप के साथ कुछ दिन बिता सकते हो। राजा ने हिमसुक से कहा, लेकिन जितना जल्दी हो सके तुम वापस लौट आना। बहुत अच्छा महाराज, हिमसुक बोला, मैं 15 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। 15 दिन कि मुझे आज्ञा दीजिए। इसके बाद हिमसुक अपने पिता के पास गया और वे दोनों साथ साथ उड़ते हुए घर की ओर रवाना हो गए। इतने वर्ष बाद अपने प्यारे बेटे हिमसुक को देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो कोई माँ अपने बच्चे से यदि बिछड़ जाए और 15 वर्षों के बाद मिले तो उसको कितनी खुशी होगी। एक पखवाड़े तक अपने माँ बाप के साथ रहने के बाद हिमसुक ने उनसे कहा, मेरे ये दिन अपने प्रियजनों के साथ बड़े ही सुख से बीत गए और कैसे गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला, मगर अब मुझे जाना होगा। राजा मेरी राह देख रहे होंगे। हिमसुक के माँ बाप उसके इतनी जल्दी जाने की बात सुनकर उदास हो गए, दुखी हो गए, परंतु वे उसे रोक नहीं सके। हिमसुक ने राजा से वादा किया था कि वह 15 दिन के बाद लौट आएगा। हम राजा के लिए कोई उपहार भिजवाना चाहते हैं, वह हिमसुक के पिता ने कहा, लेकिन समझ में नहीं आता है कि मैं कौन सी चीज भिजवाएं मैं उनके लिए। हिमसुक के माता और पिता दोनों ही इन बातों पर विचार मंथन करने लगे। राजा को देने लायक उपहार क्या हो सकता है? कुछ देर सोचने के बाद हिमसुक के पिता ने कहा, हाँ, मैं समझ गया कि राजा के लिए सबसे अच्छा उपहार क्या हो सकता है। यहीं से दूर एक पहाड़ी पर अमर फल का पेड़ है। जो कोई उसका फल खा लेता है वह कभी नहीं मरता और वह व्यक्ति हमेशा जवान रहता है। मैं वहां जाकर एक फल तोड़ लाता हूं और तुम वह फल राजा को दे देना। फल मिलते ही हिमसुक राजा के महल की ओर रवाना हुआ। शाम हो चली थी। थोड़ी ही देर में सूरज डूब गया। सब लोग अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। सांध्य बेला हो गई और चारों ओर रात का घना अंधेरा धीरे धीरे छा गया। हिमसुक घर तक नहीं पहुंचा। हिमसुक ने सोचा, जो किसी पेड़ की डाल पर बैठकर रात काट लूं, यही मेरे लिए बेहतर होगा। यह उसने इरादा किया।
मगर इससे पहले वह उस कीमती फल को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना उचित समझा। किस्मत से उसे एक ऐसा पेड़ मिल ही गया जिसका उसे इंतजार था। तने में एक खोखला छेद था उस पेड़ का। उसने उस छेद में अमरफल रख दिया और पास ही एक डाल पर बैठा सुस्ताने लगा। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। पेड़ का वह खोखला छेद एक बहुत बड़े जहरीले सर्प का घर था। जब सर्प लौट कर आया तो उसकी नजर चमकते हुए अमरफल पर पड़ी। उसने सोचा वह शायद कोई खाने की चीज है। सर्प ने फल पर दांत गरा दिए, मगर उसे फल का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। करवाहट लगा होगा। उसने उसे वैसा ही छोड़ दिया। लेकिन जिस समय सर्प ने फल पर दांत गराए थे, उस समय उसके दांत से कुछ जहर भी निकल के उस फल में चला गया। जहर से फल भी जहरीला हो गया। दूसरे दिन सवेरे हिमसुक ने फल उठाया और अपनी यात्रा पर फिर उड़ चला। अपने उड़ान को उसने फिर प्रस्थान किया, भर दिया। राजमहल पहुंचकर उसने राजा से मुलाकात की और अपने माँ बाप की ओर से अमरफल भेंट दिया। उस जादुई फल को पाकर राजा इतना खुश हुआ जो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि उसने फल खाने से पहले एक दरबार करना उचित समझा और निश्चय भी किया। दरबार में उसके मंत्री और राज परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। राजा ने सबके सामने उस फल को उठाया और जैसे ही खाने के लिए तैयार हुआ कि मुख्यमंत्री ने टोक दिया और कहा, महाराज जरा ठहर जाइए। बुद्धिमानी की बात यह होगी कि फल खाने से पहले इस फल को किसी जानवर को थोड़ा खिलाकर देख लिया जाए तो अच्छा रहेगा। यदि जानवर को कुछ न हो तो आप भी इसे खा सकते हैं। सुझाव तो बहुत अच्छा था। राजा ने सोचा और कहा भी। उसने फल काटा और एक छोटा सा टुकड़ा एक कौवे की ओर फेंक दिया। कौवे ने फल खाया और खाते ही मर गया। अब हाहाकार मच गया। महाराज, मंत्री ने कहा, महाराज आज आप बाल बाल बच गए। फल तो जहरीला है, यह अमर फल नहीं, यह तो मृत्यु फल है। इससे यह भी जाहिर होता है कि फल खिलाकर हिंसुक आपको मारना चाहता है। राजा गुस्से के मारे आग बबूला हो गए। उसने लपक कर हिंसुक को पकड़ा और दबोच दिया और बिना सोचे समझे उसकी गर्दन को उड़ा दी, समाप्त कर दिया। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि उस जहरीले फल को नगर के बाहर एक गहरे गड्ढे में दबा दिया जाए। फल जमीन में दफना दिया गया, मगर कुछ ही समय बाद उसका बीज अंकुरित होकर के बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते पूरा वृक्ष का आकार ले लिया, बड़ा सा पेड़ बन गया। कुछ समय बाद उस पेड़ में बड़े बड़े ही सुंदर सुंदर लजीज फल चमकने लगे। सुनहरे फल लग गए थे। जब राजा ने उस विचित्र पेड़ के बारे में सुना तो कहा, वे फल जहरीले हैं, मौत के फल हैं। राजा ने हुक्म दिया कि उस पेड़ के चारों ओर एक बड़ा बेरा बना दिया जाए, घेर दिया जाए और हर समय पेड़ की रखवाली की जाए ताकि कोई भी उन जहरीले फलों तक न पहुंच सके और न खा सके। मृत्यु फल की खबर सारे शहर में आग की तरह फैल गई। जनता को उस पेड़ के पास फटकने में भी डर लगने लगा था। उन्हीं दिनों उस शहर में एक बूढ़ा और उसकी बुढ़िया रहते थे। वे बहुत ही गरीब थे। उनका कोई मददगार भी नहीं था, कोई संतान भी नहीं था। वे किसी तरह दूसरों की मेहरबानी पर गुजर बसर कर रहे थे। बुढ़ापे के मारे
वे इतने कमजोर और असहाय और लाचार और बेबस हो गए थे कि भीख मांगने भी नहीं जा सकते थे। अक्सर फांके करते रहने से उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि अब जीवन जीना बेकार है, जीवन बोझ सी लगने लगी है। दिनों उन दोनों ने सोचा कि ऐसी जिंदगी के बजाय मर जाना बेहतर है, मरना कहीं अच्छा है। मरने के लिए सबसे अच्छा यही था कि पेड़ के जहरीले फल खा लिए जाए। एक रात की बात है, एक रात बूढ़ा चुपके से पेड़ के पास गया और पहरेदार की नजर को बचते बचाते हुए बाड़े के अंदर घुस गया। उसने पेड़ से 2 फल तोड़ लिए और उन्हें लेकर सीधे अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने और उसकी बुढ़िया दोनों ने एक एक फल खा लिया और खाने के बाद निश्चिंत होकर तुरंत मरने की आशा में बिस्तर पर लेट गए, सो गए, जो अब तो हम मर ही जाएंगे। लेकिन दूसरे दिन और दिन की भांति उनकी नींद वैसे ही सुबह फिर खुल गई। अपने आप को जिंदा पाकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, ताजुब भी हुआ कि इससे भी बड़ा ताजुब यह था कि वे दोनों अब बूढ़े नहीं थे, बल्कि वे दोनों अब जवान हो चुके थे। उनकी पहले की सुस्ती और ताकत लौट आई थी, तंदुरुस्ती वापस आ गई थी। राजा ने यह अनोखी बात सुनी तो वह भी उन दोनों को देखने गए। उन्हें सचमुच ही जवान देखकर वह राजा दंग रह गए। अब जाकर उसकी समझ में आया कि हिमसुक जो फल लाया था वह असली अमर फल था। उसे अपनी जल्दबाजी पर बड़ा अफसोस हुआ। अपने प्यारे तोते को बेकसूर उसने जान से मार दिया और मार देने का राजा को बड़ा अफसोस हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ, छोटे राजकुमार ने आगे कहा, जो किसी को सजा देने से पहले इस बात का पूरा पूरा पता लगा लेना जरूरी है कि वह सचमुच अपराधी है भी या नहीं। राजा अपने तीसरे लड़के की बातें सुनकर इतना प्रसन्न और खुश हुआ कि उसने उसे युवराज घोषित किया, यानी अपना उत्तराधिकारी बना दिया। मित्रों, यह कहानी समाप्त हुई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें किसी भी न्याय प्रक्रिया में जाने को और समझने को लिए सब चीज़ों को पर्याप्त जानकारी कर लेनी चाहिए, जो वास्तविकता क्या है, फिर हमें निर्णय करना चाहिए। जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय गलत साबित हो सकता है, बेकसूर को सजा मिल सकती है। इसलिए किसी भी चीज़ का अच्छे से जांच पड़ताल किया जाए, फिर उस पर अपना निर्णय दिया जाए। धन्यवाद।